चाइना और इंडिया, हु इज बेटर। आप सोच रहे होंगे कि आज भाई को क्या हुआ, वीडियो शुरू हुआ नहीं और सीधा करारा सवाल। पर दोस्तों सवाल बहुत सिंपल सा है। आपको क्या लगता है, हम बेहतर हैं या चाइना? आप लोग जवाब सोच कर रखिए। वीडियो के अंत में मैं आपसे आपका जवाब जरूर पूछूंगा। सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि भारत में जब भी कुछ बुरा होता है या चाइना में जब भी कुछ अच्छा होता है तो एक खास वर्ग आ धमकता है कि चाइना इज 50 years ahead than इंडिया। और यही घिसा पिटा पोस्ट पूरे साल फिर रिपीट किया जाता है। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल एक्सप्रेस की वीडियो वायरल होती है तो उसको कोट करके ट्विटर के कुछ महारथी चाइनीज सुपरफास्ट ट्रेन्स की रील्स डालते हैं। हर केस, हर सिचुएशन, सेम मॉडस ऑपरेंडी। इस नैरेटिव के जवाब में अभी कुछ इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं जिससे चाइना की असली तस्वीर दिख रही है। आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं। तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या देख लिया, और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार अपने देश के ऐसे वीडियोस तो खूब वायरल होते हैं पर चीन के ऐसे वीडियोस कभी नहीं आते। कैसे आएंगे? चाइना में लगभग सारे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा है। ऊपर से चीन में डिक्टेटरशिप है, जो हर बात पे, हर आर्ग्यूमेंट पे चाइना को जो लोग महान और अपने देश को पिछड़ा बताते आए हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है। इतनी जो ये चीन ने तरक्की की है ना, क्या वो 5 करोड़ लोगों के नरसंहार के बिना नहीं हो सकती थी? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दौर में ले चलूंगा जहां नेता का सपना जनता के लिए एक भयानक दुस्वप्न बन गया, जहां प्रगति के नाम पर लाखों लोगों की जानें ले ली गई, जहां सरकार ने अपने ही लोगों को भूखा मारा, जमीन से उखाड़ दिया और इतिहास का सबसे घातक अकाल पैदा कर दिया। ये कहानी है चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड की, माओ जेडोंग की उस महत्वाकांक्षी योजना की जिसने करोड़ों जिंदगियां निगल ली। वही माओ जिसके अपने देश में वामपंथियों द्वारा कसीदे पड़े जाते हैं, जिसे चाइना की सीसीपी अपना सिरमौर समझती है। 1958 में जब माओ ने इस योजना की घोषणा की तब उसे लगा कि वह चीन को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत बना देगा। लेकिन 4 साल के अंदर ही यह सपना इतना भयानक दुस्वप्न बन गया कि इतिहास में से मानव निर्मित सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाने लगा। सन 1950 के दशक के मध्य में चीन हाल ही में कम्युनिस्ट शासन में आया था। माओ जेडोंग की छवि एक महापुरुष की तरह गढ़ी जा रही थी और वे अपने विचारों को किसी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह लागू करवा रहा था। माओ को विश्वास था कि पूंजीवाद को हराने के लिए क्रांतिकारी छलांग आवश्यक है और इसी सोच ने जन्म दिया महान उछाल यानी ग्रेट लीप फॉरवर्ड को। इस योजना का उद्देश्य था चीन को जल्दी से जल्दी औद्योगिक और कृषि शक्ति बनाना, वो भी बिना कैपिटलिज्म या तकनीकी विशेषज्ञता के, जिसे वैसे भी बुवाइजी समझा जाता था। माओ को लगा कि अगर हर नागरिक को एक साथ झोंक दिया जाए तो चीन 15 वर्षों में यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ सकता है, और उसने ये बात सार्वजनिक रूप से कही भी थी। द ईस्ट विंड इज प्रिवेलिंग ओवर द वेस्ट विंड। लेकिन ये ईस्ट विंड असल में एक सुनामी बनकर आई जिसने अपने ही लोगों को बहा कर रख दिया। माओ की समाजवादी सोच में निजी संपत्ति एक पाप था, इसलिए उसने निजी खेती को खत्म करने का आदेश दिया और पूरे देश को बांट दिया गया 26,000 से अधिक कम्यून्स में। अब न खेत किसान का था, न अनाज, न रसोई, न चूल्हा, हर चीज कम्यूनल कर दी गई, सामूहिक मतलब। किसानों को लगा कि अब उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलेगा तो उन्होंने मेहनत करना ही बंद कर दिया। लेकिन ऊपर से आने वाला सरकारी दबाव तो अभी बरकरार था। स्थानीय अधिकारी डर के मारे माओ को खुश करने के लिए फर्जी रिपोर्ट भेजने लगे। गांवों ने झूठा दावा किया कि 1 एकड़ में 10 गुना अधिक फसल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हेनान में बताया गया कि वहां 1 एकड़ में 1000 किलो धान निकला, जबकि सच्चाई थी कि शायद 100 किलो भी मुश्किल से हुआ होगा। जब इन झूठे आंकड़ों के आधार पर सरकार ने गांवों से अनाज जब्त करना शुरू किया तब गांवों में अकाल की शुरुआत हो गई और शासन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था, या यूं कहें कि जानबूझकर अनदेखा किया गया। माओ के औद्योगिक उछाल का एक विचित्र हिस्सा था बैकयार्ड फर्नेसेस, यानी हर छोटे मोटे गांव में एक भट्टी लगवाना, मतलब हर घर में, जहां आम लोग स्टील बनाएंगे। अब आप सोचिए, किसान जिनका काम था खेत जोतना, उनसे बोला गया कि तुम अपने घरों के बर्तन, औजार, यहाँ तक कि दरवाजे खिड़कियां भी पिघलाकर भट्टी में डालो और स्टील बनाओ।
पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक ऐसी भट्टियां बनाई गई। परिणाम, जो स्टील बना वो इतना घटिया था कि ना मशीनों में लग सकता था, ना किसी निर्माण में काम आ सकता था। वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट देने के लिए कईयों ने खेतों में काम आने वाले औजार इन भट्टियों में झोंक डाले और हुआ क्या, पूरी खेती चौपट हो गई। लेकिन क्या माओ को इस बात का पता चला? नहीं, उनके अधिकारी बस उन्हें गलत आंकड़े ही बताते थे कि योजना तो एकदम बढ़िया चल रही है। चीनी मीडिया को तो ये टेंशन होने लगी कि जो ज़्यादा फसल हुई है उसका क्या किया जाए। 1958 में ही माओ ने एक और विचित्र अभियान चलाया, 4 पेस्ट्स कैंपेन। इसका उद्देश्य था देश से 4 शत्रुओं को खत्म करना, मच्छर, मक्खी, चूहा और गोरैया। गोरैया या अंग्रेजी में कहें तो स्पैरो नाम की इस बुवाइजी चिड़िया पर आरोप था कि वो खेतों से अनाज खा जाती है। पूरे देश में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को लगा दिया गया कि वे गोरैयाओं को मारे, उनका चीन से खात्मा कर दे। परिणाम भयंकर था, गोरैयाओं की संख्या घट गई, पर अनजाने में एक बड़ा इकोलॉजिकल संतुलन टूट गया। अब गोरैया नहीं थी तो टिड्डियों की आबादी बेकाबू हो गई और टिड्डियों ने फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये नीति अपने आप में एक पर्यावरणीय आत्महत्या थी जिसे सीसीपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने अपनी विजय बताया, लेकिन असल में इसने चाइना में फूड क्राइसिस को और बढ़ा दिया। अब हम उस हिस्से पर पहुंचते हैं जिसे माओ का सबसे बड़ा अपराध कहा जाता है। 1959 से 1962 के बीच का महान अकाल, द ग्रेट चाइनीज फेमाइन। हिस्टोरियन फ्रैंक डिकॉटर के अनुसार कम से कम 45 मिलियन लोग भूख, जबरन श्रम और सरकारी दमन से मारे गए। इस अकाल में केवल भूखमरी नहीं थी, बल्कि सरकारी जबरदस्ती से हुई मौतें थी। अनाज होते हुए भी किसानों से छीन लिया गया। ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। गरीबी और भूख से मर रहे लोगों ने मिट्टी खानी शुरू कर दी। कई गांवों में तो कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण की बात भी सामने आई। चीनी प्रांत अनहुई, सिचुआन और गुइझाओ में 15% से अधिक जनसंख्या खत्म हो गई क्योंकि किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सीसीपी ने इस पूरे दौर में जनता को लगातार झूठ परोसा। रेडियो पर गीत बजते रहे, हमारी फसलें सोना उगल रही हैं, जबकि खेतों में हड्डियां बिछी थी। स्थानीय अधिकारियों को डर था कि अगर उन्होंने सच्चाई बताई तो उन्हें जन विरोधी या राइटिस्ट घोषित कर दिया जाएगा और सजा दी जाएगी। इस भय और प्रचार के माहौल में कोई सरकार को नहीं रोक सका और माओ ने कभी पब्लिकली इसे अपनी गलती के रूप में स्वीकार भी नहीं किया। जब 1962 में 7000 कैडर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो सीसीपी के वरिष्ठ नेता लियू शाओकी ने पहली बार खुलकर कहा, यह आपदा 70% मानव निर्मित थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? माओ ने ल्यूई को ही धोखेबाज कहकर बाहर कर दिया। जिस किसी ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की निंदा की उसे माओ ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, हमेशा के लिए, मतलब दूर कर दिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नाकामी ने माओ की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। कुछ सालों तक उसने सत्ता में पीछे की सीट ले ली, लेकिन वह चुप नहीं बैठा। 1966 में उसने कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू किया, एक और प्रायोगिक तूफान जिसमें लाखों बुद्धिजीवी मारे गए, किताबें जलाई गई, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। असल में ये एक तानाशाह की सत्ता में वापसी की योजना थी, अपने पापों से ध्यान भटकाने का एक प्रयास था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड केवल एक नीति नहीं थी, ये एक मासूम जनता पर थोपी गई सामूहिक सजा थी। ये साबित करता है कि जब विचारधारा तथ्यों से और नेता इंसानियत से ऊपर हो जाए तो इतिहास क्रांति नहीं जनसंहार लिखती है। आज भी चीन की सरकार इस अकाल पर खुलकर बात नहीं करती। स्कूल की किताबों में यह अध्याय आज भी अधूरा है, लेकिन हकीकत यह है कि सीसीपी की इस लाल क्रांति के नीचे करोड़ों आत्माओं की चीखें दबा दी गई। मित्रों, यह है चीन की कम्युनिस्ट विचारधारा की असली विरासत। पश्चिम से आगे निकलने के सनक में चीन ने अपने ही नागरिकों की बलि बार बार चढ़ाई है। वहीं आज़ादी के बाद से भारत का इतिहास देखिए। अगर इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो भारत ने एक लोकतंत्र में रहकर विकास किया है। हाल के वर्षों में तो इसकी सबसे अच्छी झलक देखने को मिली है कि कैसे लोकतांत्रिक तरीके से देश अब हर आयाम पर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही पूछा था, हु इज़ बेटर, चाइना और इंडिया? क्या वीडियो की शुरुआत में और वीडियो के अंत में आते आते आपका जवाब बदला? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोग समझ सके कि प्रचार की चकाचौंध के पीछे कितनी बार सत्ता का अंधकार छिपा होता है।